ओके, तो हम यहाँ नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कोरिलेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये समझ लो कि बहुत ही काम का टॉपिक है। आगे जाके जो भी सीए के लिए जाने वाले हैं, उनके लिए तो मैं कहता हूँ कि सीए फाइनल तक नहीं छोड़ेगा ये टॉपिक तुम्हें। ठीक है, और जो दूसरे एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक किसी भी टॉपिक में कवर हो सकता है। इसका मतलब है कि जैसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जब भी बात होगी, तब कोरिलेशन की बात जरूर होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर है। अभी तक हमने स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन से मेजर पढ़े, अगर मैं सिंपल बात में बोलूँ तो तुमने अभी तक सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ी है। ये कोरिलेशन के पहले हमने कोई चैप्टर छोड़ तो नहीं दिया? मुझे लगता है स्टैंडर्ड डेविएशन इसके पहले है क्या? तो स्टैंडर्ड डेविएशन के बिना ये टॉपिक कैसे पढ़ेंगे भाई? क्या स्टैंडर्ड डेविएशन सिलेबस में से हट गया है? लक्ष्य, इस बारे में कुछ? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, उसके अंदर ही है स्टैंडर्ड डेविएशन। यार इस कोरिलेशन है, लेकिन चलो इस पे और कंफर्म कर लेना कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन सिलेबस में है या नहीं। मैं कोरिलेशन से शुरू करता हूँ। ये सबकी जिम्मेदारी है अपने स्कूल में पता करने की। ठीक है, किसी को होगा तो वो मुझसे अलग से कर ले। कोरिलेशन बिना डिस्पर्शन के वैसे ही नहीं समझा जा सकता, इसको हमें थोड़ा तो समझना ही पड़ेगा। मैं बता देता हूँ। अभी अभी तक हमने स्टेटिस्टिक्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा। कोई मुझे बताएगा इसका मीनिंग क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी का? हाँ, वो मेजर्स का मतलब ये पूरे सेंटेंस का मतलब हो गया। मैं स्पेसिफिकली ये वर्ड पूछ रहा हूँ, सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब है? इसका मतलब है एवरेज बिहेवियर। यस, एवरेज बिहेवियर। और इसके तीन मेजर्स थे। कौन कौन से? सब लोग इन्वॉल्व हो और बताओ कौन कौन से यस, मीन, मोड, मीडियन। मीन कौन सा तरीका है? मैथमेटिकल एवरेज। ये कैसे निकलता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीडियन कौन सा तरीका है? पोजिशनल एवरेज। ये कैसे निकलता है? ये कैसे निकलता है? n+1/2। इस पोजीशन पे जो वैल्यू होगी, हम पोजीशन निकालते हैं इसमें, इस पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वही मीडियन होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? मोड कैसे निकलता है? मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू। तो दुनिया में एवरेज तीन ही तरीके से निकल सकते हैं। या तो आप मैथमेटिकल एवरेज निकालो, या तो आप मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू के बेसिस पे एवरेज निकालो, या आप पोजीशन के बेसिस पे एवरेज निकालो। इसके बाद तुम कह रहे हो सिलेबस में नहीं है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन होते हैं। डिस्पर्शन का मतलब समझते हो क्या होता है? इसको डेविएशन भी बोलते हैं। जब कोई स्टैटिस्टिशियन अंदाजा लगाता है, एक्चुअली ये सेंट्रल टेंडेंसी क्यों निकाल रहे हैं अपन? एवरेज बिहेवियर निकाल रहे हैं। एग्जांपल के लिए जैसे अपन एवरेज मार्क्स निकालते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूं कि अगर तुम डेली रनिंग करते हो या वॉकिंग करते हो, मॉर्निंग वॉक, तो ऑन एन एवरेज तुम अगले दिन कितनी वॉक पे जाओगे। तो एवरेज बिहेवियर से आप एक अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन उस अंदाजे में एक अंदाजा इस बात का तो लगा लेते हो कि हम ऑन एन एवरेज इतना
चलते हैं या किसी क्लास में एवरेजली एवरेज बेसिस पे इतने मार्क्स मिले हैं बच्चों को, एक अंदाजा और लगाना पड़ता है कि हमने जो एवरेज निकाला है वो कितना डेविएट हो सकता है। मतलब अगर सपोज हमारा एवरेज आया है एक्स बार, मीन की वैल्यू आई है 18, तो मेरी वैल्यू जो अगली मेरी एंटीसिपेटेड वैल्यू है वो 18 से 21 तक जा सकती है या 18 से 15 तक जा सकती है। मतलब ये जो 18 वैल्यू है ये कितना डेविएट कर सकती है। तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि मेरा अंदाजा कितना ऊपर हो सकता है कितना नीचे हो सकता है, वो चीजें निकाल सकते हैं। तो इस मेजर, इसको बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। बताओ बताओ मेरी बात कितनी समझ में आई, नहीं आई तो फिर से बोलूंगा। बाकी लोग, मैंने जो एवरेज बिहेवियर निकाला ना, उस एवरेज बिहेवियर से मेरी एक्चुअल वैल्यू जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं आगे मिलेगी, वो कितनी डेविएट हो सकती है। इस डेविएशन में एक आता है रेंज। रेंज का मतलब होता है, रेंज का मतलब होता है कहां से कहां तक का डेविएशन मिल सकता है ना। अभी तो तुम कह रहे हो सिलेबस में नहीं है, नहीं तो ये मैं टॉपिक पढ़ा रहा होता सबसे पहले यही। दूसरा, इसमें हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। अब क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, मुझे केवल ये वाला टॉपिक अभी भी तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना कोरिलेशन नहीं समझा जा सकता। स्टैंडर्ड डेविएशन हमको समझना पड़ेगा, और ये सिर्फ यहाँ के लिए जरूरी नहीं है, ये हमेशा के लिए जरूरी है। मुझे बताओ सबसे बढ़िया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी है तीनों में से, मीन मोड मीडियन में से। वैसे तो सिचुएशनल सबका इंपॉर्टेंस है, लेकिन मैथमेटिकल जो एवरेज है वो ही सबसे बढ़िया एवरेज है, दैट इज मीन। क्योंकि इसको हम, इस पे हम मैथ्स अप्लाई कर सकते हैं, ये वैल्यू बेस्ड है। ऐसे ही सबसे अच्छा डिस्पर्शन का मेजर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जब भी हम सेंट्रल टेंडेंसी में से मीन को चुनते हैं या मीन को सिलेक्ट करते हैं, तो हमेशा उसके साथ डिस्पर्शन का कौन सा टाइप लेते हैं, कौन सी कौन सा टूल लेते हैं, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज होता है, मीन के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होता है। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? हेलो। देखो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन समझाता हूँ तुम्हें। तुम्हारा एक्स है सपोज 5, 10, 12, 18, 20। इसका एक्स बार निकाल के बताओ। सभी लोग करेंगे। इसका एक्स बार कैसे निकलेगा? एक्स बार बोल दिया मतलब समझ जाओ कौन सा वाला सेंट्रल टेंडेंसी निकलवा रहा हूं मैं। हाँ, तो बताओ जल्दी से, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5, 65 हो रहा है। तुक्के में ठीक ही हो गया। हाँ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 65 हो रहा है, सबका हो रहा है। प्रचिति क्वेश्चन कर रही है कि नहीं कर रही है? प्रचिति, हाँ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन किया तूने? हाँ जल्दी कर। क्या सबका मीन 13 आया? कोई डाउट है इसमें? क्या कोई डाउट है इसमें? तुम्हें पता है डेविएशन को हम कब से यूज कर रहे हैं? हमने मीन निकालने के लिए मेथड्स जो पढ़ी थी, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, उसमें डेविएशन का ऑलरेडी इस्तेमाल किया है। डेविएशन कहता है एक्स माइनस एक्स बार। यहां पे हमारा डेविएशन कौन सा यूज करूंगा मैं? एक्स माइनस एक्स बार। तब हमने क्या यूज किया था? हमने किसी को एज्यूम मीन मान लिया था और उसमें से सब माइनस कर रहे थे अपन, हर ऑब्जर्वेशन को। इस बार मैं कर रहा हूं एक्स माइनस एक्स बार। चलो बताओ तो, एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम मतलब टेबल बनाओ फटाफट। क्या बनेगा? टेल मी। यहाँ बनाते जाओ, बताते जाओ।
5 - 30 -8 -3 -1 5। क्या मैं गारंटी से बोलूं ये 0 आएगा? पूछो क्यों? क्या किसी को पता है? कोई बताना चाहता है? सर मेरे को पूछना नहीं है, मैं बताऊंगा कि ये 0 क्यों आएगा। कोई है जो इसको 0 बता सकता है कि ये 0 क्यों आएगा? इसकी गारंटी है कि ये 0 आएगा। ऐसा क्यों? बताओ बताओ। नहीं। पता है तुमने डेविएशन कहां से निकाला है? मीन से। पता है मीन क्या होता है? सेंट्रल वैल्यू। मतलब कोई ऑब्जर्वेशन की सेंटर मोस्ट वैल्यू से तुम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के डेविएशन निकाल रहे हो, मतलब डिफरेंसेस निकाल रहे हो। अगर ये सेंटर है तो जितनी इसकी राइट साइड में वैल्यू है, इस साइड की वैल्यू, राइट साइड की वैल्यू मतलब इससे बड़ी वैल्यू, और इसकी लेफ्ट साइड की वैल्यू मतलब इससे छोटी वैल्यू, सब बराबर है। इसका डिस्टेंस बराबर है इन दोनों से। हाँ या ना? अगर हम कहते हैं कि कोई चीज 13 मीन है, इसका मतलब है वो सेंट्रल वैल्यू है ना किसी भी ऑब्जर्वेशन की। ये लाइन मत देखो, इसको सोचो ये ऑब्जर्वेशन है और ये मीन की प्रॉपर्टी है कि इसका समेशन डी कितना आता है? 0। समेशन डी का मतलब है डेविएशन फ्रॉम ऑल इट्स वैल्यूज का सम। हर वैल्यू से डेविएशन निकालो तो उस डेविएशन का सम 0 आएगा, क्योंकि आपने सेंट्रल वैल्यू निकाली थी। उसकी डेफिनेशन है मीन की कि वो सेंटर मोस्ट वैल्यू है, पोजीशन नहीं, सेंटर मोस्ट वैल्यू। पोजीशन वाली बात अपन मीडियन में करते हैं। किसको ये बात समझ नहीं आई? क्या ये बात सबको समझ में आ गई कि मैं अपन ये गारंटी से बोल सकते हैं कि ये 0 ही आएगा हमेशा? अगर तुम्हारे पास मीन है, x माइनस एक्स बार का जब सम करोगे, मतलब सारे निकाल लो और उसका सम करके देखो, ये हो रहा है ना 0। देखो ये 7 और 5 12, और ये नेगेटिव वाले भी जोड़ लो, ये भी 12 है। 12 और 12 हमेशा होगा। अगर तुमने मीन सही निकाला है तो। मीन गलत निकाला है तो नहीं हो पाएगा। प्रचिति, कितनी बात समझ में आई? तो मैथ स्टूडेंट है। हाँ, फटाफट जवाब दिया कर। तो मैथ्स की छोटी छोटी बातें। आगे चलो। पर मुझे इससे मतलब नहीं, वो मैंने बस बता दिया तुम्हें। अब मुझे एक बात बताओ, डेविएशन का वर्ड का मतलब तुम्हें क्या लगता है? डेविएशन का मतलब है कि देखो सेंटर मोस्ट वैल्यू से कितना डेविएट हो सकता है हमारा, ये हमें निकालना है। हमारी वैल्यू मीन से कितनी डेविएट आ सकती है। किसी डेटा का एंटिसिपेशन करना है। किसी क्लास के बच्चों का एवरेज मार्क्स निकाल लिए हमने। अब हम किसी पर्टिकुलर बच्चे पे हम बोल रहे हैं कि ऑन एन एवरेज इस बच्चे को कितने मार्क्स आएंगे, तो उस मार्क्स में कितना डेविएशन आ सकता है, हमारे एंटिसिपेशन में कितना डेविएशन आ सकता है, इस चीज को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। डेविएशन यहां पे हमें कुछ नेगेटिव दिख रहे हैं और कुछ पॉजिटिव। कुछ डेविएशन नेगेटिव साइड है और कुछ पॉजिटिव साइड है। डेविएशन को कभी भी साइड से फर्क नहीं पड़ता, डेविएशन तो डेविएशन है। अगर मेरा मीन 18 या 13 है, इस केस में अगर 13 है तो कोई भी वैल्यू मुझे मिल जाए, जैसे कभी 5 मिल जाएगी, किसी स्टूडेंट की 10 मिल जाएगी, मेरे लिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो 13 से छोटी आ रही है या बड़ी। अगर वो 13 नहीं आ रही है तो वो मेरे लिए डेविएशन है, और डेविएशन साइन को इग्नोर करता है। इग्नोर करने का मतलब है हमें क्या फर्क पड़ता है, अगर मेरा अंदाजा तो 13 था, 13 नहीं आया तो सब मेरे लिए डेविएशन है। 13 से छोटे भी डेविएशन है, 13 से बड़े भी डेविएशन है। क्या तुम्हें ये मेरी बात समझ में आती है? डेविएशन दोनों को बोला जाएगा, चाहे छोटी वैल्यूज हो 13 से या बड़ी वैल्यूज हो। साइन इग्नोर करने के स्टेटिस्टिक्स में दो तरीके हैं, शायद तुमने कभी सुने भी हैं। इन स्टेटिस्टिक्स, टू इग्नोर साइन we have two options.
शायद छोटी क्लास में इस बारे में कुछ ना कुछ छोटी मोटी बात हुई भी हो, नहीं हुई हो तो मैं तो कर ही रहा हूं अभी। एक है मोड और दूसरा है स्क्वायर। मोड पता है मोड क्या होता है? जैसे अगर -13 वैल्यू है, अगर मैं मोड में रख दूं तो ये क्या कहलाएगी? इसका मतलब है यू आर इग्नोरिंग दिस साइन, और ये 13 होगी। और दूसरा तरीका है इस माइनस साइन को हटाने का, एक तो मोड का एप्लीकेशन, और दूसरा तरीका है -13 का क्या कर लो, स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? जब हम किसी चीज को स्क्वायर कर देते हैं तो नेगेटिव साइन का इंपैक्ट खत्म हो जाएगा, यस और नो? बाद में इसको नॉर्मल करने के लिए हम इस पर रूट लगा लेंगे, स्क्वायर करके इसको, मतलब स्क्वायर करने का मतलब हम बेसिकली इस साइन का इंपैक्ट हटा रहे हैं, नेगेटिव साइन का। तो स्टैटिस्टिक्स दो तरीके इस्तेमाल करता है साइन को इग्नोर करने के। और स्टैटिस्टिक्स ऐसा क्यों करता है, क्या जरूरत पड़ गई साइन को इग्नोर करने की? क्योंकि डेविएशन को कैलकुलेट करने का मतलब है कि तुमको साइन इग्नोर करना है, क्योंकि डेविएशन को फर्क का मतलब ये होता है कि भाई जो एंटिसिपेटेड वैल्यू है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ये मीन जो है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब है कि बिना देखे हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि अगली बार क्या होगा, अगली बार बच्चों के मार्क्स कितने आएंगे, अगले दिन कोई घूमने जाएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये सब एक्सपेक्टेशन है। तो उस एक्सपेक्टेशन से जब हम एक्चुअल डेटा को कंपेयर करते हैं, जब रियलिटी में मार्क्स आएंगे या जब कोई रियलिटी में घूमने जाएगा, तो अगर डेविएशन मिला तो उसमें हम साइन को इग्नोर करते हैं। डेविएशन का मतलब होता है आप अगर 13 से कम वैल्यू रिसीव करते हो तब भी डेविएशन है, 13 से ज्यादा वैल्यू रिसीव करते हो तब भी डेविएशन है। तो स्टैटिस्टिक्स इसी तरीके से चलता है, तो वो यूज करता है या तो मोड का या तो स्क्वायर का, इस साइन को हटाने के लिए। ये मैथमेटिकल तरीका नहीं है मोड, मैथमेटिकल तरीका है स्क्वायर। किसी चीज का स्क्वायर करो, फिर अंडर रूट का यूज करके उसको आप साइन को हटा लो। तो यहां पे देखो जरा, हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम इसलिए इस साइन को हटाने के लिए ये कर रहे हैं कि हम डी को क्या बना लेंगे, डी स्क्वायर। डी स्क्वायर का क्या मतलब होगा, डी स्क्वायर का क्या मतलब होगा? ये 64 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और ये 49 हो जाएगा। मैंने डी को डी स्क्वायर बना दिया। किसको बात समझ में नहीं आई? अब देखो, ये डी स्क्वायर कुछ नहीं है, तुम समझ रहे हो ना, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर रखा है मैंने, यही डेविएशन का स्क्वायर। रियल वैल्यू में बोलूं तो मैंने नाम दे दिया उसको डी स्क्वायर। ये सारे डेविएशन है, यस और नो? कितने डेविएशन अपने पास, 1 2 3 4 5। अगर मैं तुमसे कहूं स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं होता, एक वर्ड में खत्म कर रहा हूं स्टैंडर्ड डेविएशन को, कोई बोले कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं होता, सिंपल एवरेज डेविएशन होता है। और एवरेज डेविएशन का मतलब क्या होता है कि x माइनस एक्स बार का हुआ है स्क्वायर, मतलब ये डी स्क्वायर यूज करके अपन उसको अपॉन में क्या ले लो, एवरेज कैसे करते हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या ये वही लिखा है, हाँ या ना? एवरेज का हमेशा वही मतलब होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर मैं कहता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मतलब दिमाग में केवल इतनी सी बात आ जाना चाहिए, मेरे को एवरेज डेविएशन निकालना है। मतलब हम क्या करेंगे, जितने डेविएशन होंगे हमारे पास, पहले तो उसमें से साइन हटाएंगे, पहले तो डेविएशन निकालेंगे, पहले डी निकालेंगे, ठीक है? फिर इस साइन को हटाने के लिए अपन इसको डी स्क्वायर करेंगे, फिर हम इसका एवरेज कर लेंगे। पर तुम्हें समझ में आ रहा है, एक प्रॉब्लम है, मैंने साइन इग्नोर करने के लिए यह स्क्वायर यूज किया था, एक्चुअल वैल्यूज स्क्वायर नहीं है। तो इसका, इस स्क्वायर को हटाने के लिए, मतलब अब तुम समझ रहे हो, मैथ्स में तुम जैसे करते थे यार, रिवर्स ऑपरेशन लगा लिया अपन ने एक्चुअली में, x माइनस एक्स बार को स्क्वायर किया, और मैं यहां कह रहा हूं बड़ा ब्रैकेट लगा के तुमने पावर 1/2 भी कर ली। तो मैथमेटिकली समझते हो ये 2 से 2 कैंसिल है, लेकिन यहां पे आप साइन कोई भी नेगेटिव नहीं बचेगा अंदर। बोलो जी बोलो, मैथ समझ में आया कि नहीं आया ये? तो एक्चुअली में स्टैटिस्टिक्स इस टूल का इस्तेमाल कर रहा है। तो
कितना आसान है। कोई बोले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, अच्छा तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब हमारे दिमाग को क्या रीड करना चाहिए, एवरेज डेविएशन निकालना है। डेविएशन पहले निकलेगा, फिर ये साइन इग्नोर करने के लिए मैं स्क्वायर लगाऊंगा, और यहां स्क्वायर लगाया है तो फाइनल आंसर पे मैं अंडर रूट लगाऊंगा। एवरेज डेविएशन का मतलब ये होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। क्या ये फॉर्मूला रटने का लग रहा है तुम्हें, तो बताओ कि इसको याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल कॉमन सेंस से काम चल रहा है। एवरेज का मतलब ही होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां पे ऑब्जर्वेशन नहीं है, डेविएशन का स्क्वायर है, तो सम ऑफ ऑल डेविएशन अपॉन नंबर ऑफ डेविएशन। डेविएशन नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने x माइनस एक्स बार को यूज करने के बजाय स्क्वायर यूज किया। और क्योंकि अपन ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं साइन को हटाने के लिए स्क्वायर का, उस मैनिपुलेशन को कंपनसेट करने के लिए हमने स्क्वायर के बाद पावर 1/2 कर दी, मतलब अंडर रूट लगा दिया, तो वो स्क्वायर का इंपैक्ट हटा दिया है। पर अब ये पक्का हो गया है कि कोई भी साइन नेगेटिव नहीं बचेगा। बोलो बोलो बोलो। प्रचिति, आर्यन, पक्का ये फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा ना? ठीक है। इस इस फॉर्मूले को कुछ लोग एक और तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली में कुछ नहीं हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया है लोगों ने अंदर, समझ रहे हो? तो हाँ, मतलब ये जो है ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ लोग इसको इस तरीके से यूज करते हैं, कुछ लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को इस तरीके से यूज करते हैं। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये डिराइव होके ही बनी है ये पहले वाली इक्वेशन से, मतलब हमने इसको मैथमेटिकली और ईज आउट कर लिया है। ऐसा करने का फायदा क्या होता है मैं ये बताता हूं तुम्हें। ये करने का फायदा क्या है, इक्वेशन 2 यूज करने का। हमारे पास ये x था, क्वेश्चन में ये x है अपने पास सपोज। तो एक तरीका तो ये है कि अपन डेविएशन निकालें, फिर डेविएशन का स्क्वायर करें, कंसेप्ट यही है। लेकिन इसे जल्दी सॉल्व करने के लिए वी कैन डू दिस, x को सीधा स्क्वायर कर लो, मतलब 25, 100, 144, 18, कितना होता है? ओ मैथ्स वाले प्राणियों, 18 इंटू 18 कितना होता है? हम्म 18 का स्क्वायर 324 कि 364? कितना बोल रहे हो सभी लोगों से पूछ रहा हूँ। 324 और 20 का 400, ठीक है। समेशन एक्स स्क्वायर करो जल्दी से, पहले 100 जोड़ेंगे, 400, 700, 800, 900, ठीक है। फिर टेंस प्लेस जोड़ेंगे, 900 तो हो गया, 20, 60, 20, 60 और 20 80। आगे यूनिट प्लेस जोड़ लो, 5, 9, 9 एंड 4 13, टोटल कितना हो गया? 993। किसी का और कुछ आ रहा है तो बताओ। किसी का और कुछ आ रहा है? अपना मीन कितना था? 13। ये आंसर और ये जो तरीका था अपना, इसमें डेटा कैसे आता? ये जो डी स्क्वायर था इसका सम करो, टेंस टेंस प्लेस पहले जोड़ेंगे, 40, 60 और 60, 60 और 60, 120 प्लस यूनिट प्लेस 4,
13, 14, 19, 28, 148, ये होता ऊपर वाला 148 डिवाइडेड बाय 5, इसका अंडर रूट। ये दोनों आंसर सेम आने वाले हैं। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? आंसर बिल्कुल सेम आएगा। कुछ लोग इसको अप्लाई करते हैं, कुछ लोग इसको अप्लाई करते हैं। जैसा डेटा दिया हो वैसा कर लो, ओपन हो तुम दोनों चीजों के लिए। ये एक ही रिजल्ट देने वाला फॉर्मूला है, क्योंकि इस फॉर्मूले से ही ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। बोलो जी बोलो, किसको समझ में नहीं आया? लक्ष्य, सेजल, प्रचिति, जल्दी बताओ। हाँ, एक सेकंड। ये इसमें अपन ने बस ये किया कि हम सीधा x से, एक तो x से मीन निकाल लो क्योंकि उसका स्क्वायर का काम पड़ेगा, और एक एक्स स्क्वायर निकाल लो। आपको x माइनस एक्स बार मतलब वो d निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपको x दिया है ना, इसका सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब x बार निकाल लो, वो जो अपन ने निकाला था जैसे 13, और सीधा x स्क्वायर कर लो। लक्ष्य, तुझे मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बचा लिया इस मेथड ने? ना d निकाला, ना उसका स्क्वायर किया, हाँ या ना? तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि ये कोई मेथड बहुत अच्छी है या ये फॉलो करने से कुछ अलग फायदा है। बस इस अप्रोच में अपन डी नहीं निकालते, बिना डेविएशन के काम कर लिया, और यहां पे हमने डी निकाला था, एक्स माइनस एक्स बार। मैं इसके नोटेशन का बता दूं मैं जरा बस तुम्हें। और एक टर्म होती है वेरियांस, नाम सुना होगा ये तुमने। वेरियांस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में क्या रिलेशन है? वेरियांस वर्ड का मतलब होता है वेरी करना। वेरी करना मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस। हमारे इस पूरे डेटा में एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी थी? एक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी थी? एक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब होता है मीन, यही तो है एक्सपेक्टेड वैल्यू, 13। अरे हाँ या ना? यस और नो? वेरियांस का मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, या एक्चुअल वैल्यू बोल दो पहले, एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड का मतलब ही होता है डेविएशन। फिर डेविएशन का तो क्या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड का स्क्वायर करके देखा जाता है हमेशा। तो वेरियांस कुछ नहीं है, ये जो हम अभी सॉल्व कर रहे थे, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, ये है वेरियांस। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? जब हम इसको x माइनस एक्स बार के स्क्वायर अपॉन एन को ही रूट में रख देते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। बिना रूट के ये वेरियांस है, रूट के साथ एवरेज डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, हाँ समेशन मत भूल जाना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उतना ही रिलेशन है। एवरेज डेविएशन ही है दोनों, एक रूट के साथ है, एक बिना रूट के साथ है। तो आपस में रिलेशन क्या बना इनका? बोलो जी बोलो। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं ये इक्वल होंगे, हाँ या ना? इस इक्वालिटी के लिए वेरियांस को जब रूट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरियांस को जब रूट कर दोगे तो क्या बन जाएगा?
स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बात समझ नहीं आई? दोनों टर्म डेविएशन ही दिखाती हैं। एक टर्म डेविएशन को उस लेवल पे लेके आती है जहां से शुरुआत हुई थी, वो कौन सी है? स्टैंडर्ड डेविएशन। इसीलिए ये आइडियल मेजर है, ना कि वेरियांस। वेरियांस भी डेविएशन ही दिखाती है, वो भी वही काम कर रही है। मतलब इसके अंदर जो आंसर आएंगे ना वो परसेंट स्क्वायर में आएंगे, इसके अंदर जो आंसर आएंगे वो परसेंटेज में आएंगे। मतलब ये परसेंट स्क्वायर होने का मतलब समझ रहे हो? कुछ भी वैल्यू हो, सपोज एक्स की वैल्यू डिवाइडेड बाय 10,000, इसे इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल है। हम परसेंटेज तक समझ सकते हैं डेटा को, परसेंट स्क्वायर समझना मतलब समझ रहे हो ना, 2 जीरो इसके 100 के और फिर 2 जीरो वो स्क्वायर है उसका, 10,000 हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या कर लिया था? हमने स्क्वायर कर दिया है सब कुछ। तो इस वजह से आइडियल जो कंसेप्ट है वो है स्टैंडर्ड डिवीजन। पर इन दोनों का रिलेशन समझ लो, इसी एकलौती बात से इसका रिलेशन निकला है, डेविएशन से। बेसिक कंसेप्ट यही है, डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है जो एक्सपेक्ट कर रखा है और जो एक्चुअल आया उसके बीच का डिफरेंस। एक्सपेक्ट कर रहे थे हम 13 और एक्चुअल में कभी 25 मिल रहा है, सॉरी कभी 5 मिल रहा है, कभी 10 मिल रहा है, कभी 12 मिल रहा है, कभी 18 मिल रहा है, कभी 20 मिल रहा है, तो हम इसका डेविएशन निकाल सकते हैं। कोई कहे कि इस इन सारी ऑब्जर्वेशन का, इस एक्चुअल डेटा का, इसके एक्सपेक्टेड वैल्यू से डेविएशन निकालो, मतलब इसके एवरेज से डेविएशन निकालो। और अगर वो बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, मतलब तुम एवरेज कर दो डेविएशन का। बहुत सारी खिचड़ी हो गई, मैं इसे आसान करने वाला हूं अभी, चिंता मत करो। चलो। हम्म। यहां पे मैं जो पहले एग्जाम्पल ले रहा हूं उसको समझना। वो एग्जाम्पल जो तुम अभी बार बार इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हो, और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन बहुत सारी जगह यूज होंगे, अभी तुम्हें समझ में आएगा। कोई कमोडिटी है, उसकी प्राइस और डिमांड। जब प्राइस ₹20 थी तो डिमांड थी 200। जब प्राइस हुई 25 तो डिमांड हो गई 150। जब प्राइस हुई 30 डिमांड हो गई 100। जब प्राइस हुई 35 डिमांड हो गई 50। लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो रहा है, हाँ या ना? अगर मैं डेविएशन बात करूं तो एक डेटा है प्राइस, इसको अपन नाम दे देते हैं एक्स। एक डेटा है डिमांड, इसको नाम दे देते हैं वाई। ठीक है? अब मुझे बताओ, ये प्राइस भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, 4 प्राइसेस हो सकती है। अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि एक्सपेक्टेड प्राइस कितनी है, तो क्या जवाब दोगे? क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट एक्सपेक्टेड प्राइस। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड प्राइस। लक्ष्य क्या बोला? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। हाँ, जब भी वो बोले एक्सपेक्टेड प्राइस निकालो मतलब मीन निकालो। कितना होगा तुम बताओ? 15? तो करके देखा तूने? बाकी लोग? मैंने ऐसे ही कैसे बता दिया इतने आराम से? सेंटर मोस्ट वैल्यू थी ना लक्ष्य? अरे बोलना हाँ या ना। 4 डेटा लिखे थे, 20, 25, 30, 35। सेंटर कहाँ आना था तेरे हिसाब से? ऐसे ही देख, कॉमन सेंस से। 25 और 30 के बीच।
इतना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि इतना आराम से पता चल रहा है 25 और 30 के बीच आना चाहिए था, और 25 और 30 के बीच में बिल्कुल कौन होगी वैल्यू। बस ऐसे ही सोचा था। आगे चलो, एक्सपेक्टेड डिमांड बताओ। एक्सपेक्टेड डिमांड, बिल्कुल। मैंने जानबूझ के डेटा इतना इजी लिया था कि इतनी आराम से तुम्हें दिख भी जाए। चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो, आंसर यही आएंगे। ठीक है, आगे चलो। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इसमें केवल चेंज चेंज देखूं, डेविएशन देखने का मतलब क्या होता है? चेंज देखना। एक्चुअल और एक्सपेक्टेड का डिफरेंस, अगर मैं तुम्हें कहूं कि यहां डी निकालो, मतलब डीएक्स निकालो, कितना बताओगे डीएक्स? ये 27.5 है मीन। एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड कितना आएगा? क्या दिक्कत आ रही है? तो बताओ, किसको ये समझ नहीं आया? प्रचिति, ईमानदारी से बता प्रचिति, आ गया? डेविएशन का कोई मतलब नहीं होता, कभी भी बोले डेविएशन निकालो, डेविएशन का क्या मतलब होता है? जो मैंने एक्सपेक्ट किया था प्राइस बाजार में 27.5, वो प्राइस कभी 20 मिलती है, कभी 25 मिलती है, कभी 30 मिलती है, कभी 35 मिलती है, मतलब ये डेविएशंस देखने को मिलते हैं। कभी 7.5 रुपए कम, कभी 2.5 रुपए कम, कभी 2.5 रुपए ज्यादा, कभी 7.5 रुपए ज्यादा। पर ये तो चार चार है, और यहां पे साइन भी नेगेटिव है। दो समस्याएं अभी। पहली समस्या सॉल्व करो, नेगेटिव और पॉजिटिव फर्क नहीं पड़ता, डेविएशन तो डेविएशन होता है। तो इसको हटाने का तरीका, इसको डी स्क्वायर कर दो, बताओ कितना आएगा? अरे चलो, मत सॉल्व करो, इतना तो समझ रहे हो, मेरा इतने में ही काम हो जाएगा। और अगर कोई कहता है कि इसका, इस एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो, तो दिमाग को क्या बोलना चाहिए? हमारा दिमाग क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए? स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो मतलब, चलो मैं एक और इजी करता हूं, इसका इसका वेरिएंस निकाल दो, मतलब इसको एवरेज कर दो, किसको? डी स्क्वायर को एवरेज कर दो, डेविएशन को क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। मतलब मैं क्या कर दूंगा, ये जो भी वैल्यूज आएंगी उसको स्क्वायर करके अपॉन एन कर दूंगा, ये वेरिएंस है। अगर कोई कह देता है कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो, तो ये जो है ना, इसका समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन कर दूंगा। इसको ये लोग फॉर्मूले में क्या लिखते हैं? इसको अगर x लिखते हैं तो d को लिखते हैं x माइनस एक्स बार, और इसको लिखते हैं x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला ऐसे लिखने लगते हैं वो, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n। ये सब अंडर रूट में है, नीचे भी तक गया है वो अंडर रूट। हाँ ये ऐसा। तुम्हें मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ। अब जो मैं समझाने वाला हूं कोरिलेशन में, वो ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए तुम्हें एक ही एक्स पे पूरी वर्किंग करनी होती थी, कोरिलेशन थोड़ा सा इस कहानी से डिफरेंस है। स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रैक्टिस मैं अभी नहीं करा रहा तुम्हें, एक्चुअली में वो कंफ्यूजिंग है कि भाई स्कूल में क्या होगा, ये सिलेबस में से हटा दिया है तो फिर स्कूल में कराएंगे या नहीं कराएंगे, भविष्य में तुमको ये सब पढ़ना पड़ेगा। नो डाउट, राइट। कोरिलेशन बहुत ही मजेदार चीज है यार, यहीं से समझो। प्राइस 20 से 25, अगर मैं बोलूं चेंज कितने का आया, डिमांड चेंज कितने का आया, -50। अगर तो इसको +5 बोल रही है,
तो इसको तू -50 बोलेगी, हाँ या ना? ठीक है। अगेन प्राइस +5, डिमांड अगेन प्राइस +5, डिमांड। मैंने जानबूझ के ऐसा डेटा बनाया था। इस 5 को अगर मैं डेल्टा एक्स बोलूं, चलेगा? चेंज इन एक्स है ना यार, ये एक्स है, ये ऑब्जर्वेशन का नाम एक्स है। इस इसी तरह इसका नाम क्या देना चाहिए तुम्हें, है ना? और इसको भाषा में बोलो, सर प्राइस में 5 रुपए का चेंज होता है, तो डिमांड 50 रुपए से चेंज होती है, ये 50 यूनिट से चेंज होती है, यू कैन से 50 यूनिट से चेंज होती है, 50 यूनिट की प्राइस वो गिर जाती है डिमांड। क्या ऐसा हर बार होता है? हाँ। तो हम ये कहेंगे कि क्या एक्स और वाई दोनों रिलेटेड हैं? क्या तुम इन्हें रिलेटेड कहोगे, यस और नो? अरे रिलेटेड कहोगे कि नहीं कहोगे? बाकी लोगों से भी पूछ रहा हूं। तो कभी भी जब इकोनॉमिक्स में हम दो वेरिएबल ऐसे ढूंढ ले जो आपस में क्या है, रिलेटेड है, ये दोनों क्या है, वेरिएबल कह सकता हूं इसको मैं। वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, प्राइस बदलती रहती है मार्केट में, डिमांड भी बदलती रहती है, ये दोनों वेरिएबल हैं, और ये दोनों वेरिएबल रिलेशनशिप बना रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा? जैसे रोज प्राइस चेक करो 10 दिन तक, अभी जैसे अपन ने सपोज 4 दिन चेक करी थी, तो रोज प्राइस चेक करो और डिमांड चेक करो, प्राइस चेक करो, डिमांड चेक करो, प्राइस चेक करो, डिमांड। यही तो स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? डेटा कलेक्ट किया, अब उस पर अपन एनालिसिस कर रहे हैं। याद है मैंने स्टैटिस्टिक्स का एक लेक्चर बनाया था थ्योरी का, सुना था वो, देखा था? स्टैटिस्टिक्स का थ्योरी वाला लेक्चर देखा सबने, वो वाला जिसमें मैंने स्टैटिस्टिक्स क्या होता है ये समझाया था, सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस, हाँ या ना? अरे बोल दो यार, नहीं पता हो तो मैं अभी बता दूंगा 2 मिनट में। तुम्हारा वेट कर रहा हूँ आंसर का। स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग बताया था, एक वीडियो लेक्चर बना रखा है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर मैंने, सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस। सबसे पूछ रहा हूँ, लक्ष्य, सेजल, आर्यन। आर्यन के कहने पे बनाया है शायद वो मैंने। आर्यन, मेरी आवाज आ रही है? वो लेक्चर देखा तूने? स्टैटिस्टिक्स का 2 मीनिंग होते हैं, वो लेक्चर देखना आप सब। एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर सेंस का मतलब होता है डेटा को कलेक्ट करने का, मतलब जब कोई स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करने की कोशिश करता है तो कुछ लोग ये कहते हैं कि डेटा कलेक्शन स्टैटिस्टिक्स है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, डेटा एनालिसिस करना स्टैटिस्टिक्स है। मतलब कि डेटा कलेक्ट करने के बाद आ, उसके ऊपर सेंट्रल टेंडेंसी निकालो, डेविएशन निकालो, ये होता है स्टैटिस्टिक्स। एक्चुअल में मैंने जो सिखाया है उसके अंदर जो बुक कह रही है वो क्या कह रही है कि एक्चुअली ये दोनों मिलके स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये डेटा कैसे मिलता है, 4 दिन रोज देखो प्राइस और डिमांड, तो ये तुम्हें डेटा मिल गया। फिर डेटा पे एनालाइज करके क्या पता चला, ये दोनों रिलेटेड निकले, नेगेटिव रिलेशनशिप निकला इन दोनों के बीच में। और ये रिलेशनशिप कैसे पता चल रहा है तुम्हें? क्या ये 20 और 200 देख के और 25 और 150 देख के पता चल रहा है, या तुम्हें ये देख के पता चल रहा है कि जब 5 रुपए का चेंज आता है तो यहाँ 50 रुपए का चेंज आता है, फिर 5 रुपए से बढ़ता है तो ये 50 से कम हो जाता है, फिर 5 रुपए से बढ़ता है तो ये 50 से कम हो जाता है? रिलेशनशिप चेंज ऑफ एक्स और चेंज ऑफ वाई ने बताया, या एक्चुअली एक्स और वाई ने बताया? क्या कहते हो?
रिलेशनशिप कौन बताएगा, एक्स और वाई, या चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई को ऑब्जर्व करके हमें रिलेशनशिप पता चल रहा है? कैसे पता चल रहा है? यस, इस चीज को कभी भूलना मत। रिलेशनशिप हमेशा चेंज देखने से पता चलता है कि जब एक्स बदला तो वाई ने कैसा रिएक्ट किया। अगर वो एक जैसा रिएक्ट कर रहा है जब भी एक्स बढ़ रहा है, ऐसे कर लेते हैं, चेंज इन एक्स हुआ, चेंज इन एक्स होने का मतलब या तो एक्स बढ़ा है या तो कम हो रहा है। मैं कह रहा हूं अगर चेंज इन एक्स ऐसा हुआ है कि चेंज क्या है, एक्स इंक्रीज हुआ है और वाई भी इंक्रीज हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों रिलेटेड है। अगर ये ऑलवेज हो रहा है, अगर ये ऑलवेज हो रहा है कि जब जब एक्स इंक्रीज होता है वाई भी इंक्रीज होता है, और ये ऑलवेज होता है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों क्या हैं, रिलेटेड। और इस रिलेशन का नाम क्या दे सकते हो, पॉजिटिव रिलेशन। बोलो जी बोलो, हाँ या ना। और अगर मैं ये कहूं कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, मतलब इन दोनों का रिलेशनशिप कांस्टेंट रहता है, अगर मैं इसके साथ ये एडजेक्टिव भी जोड़ दूं, एक तो पहला एडजेक्टिव हो गया कि ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, उल्टा मैं ये भी कह रहा हूं कि ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, जैसे मेरे एग्जांपल में जब भी ये 5 से चेंज होता है या 50 से चेंज होता है, हालांकि वो रिलेशन ठीक नहीं है ऊपर वाला क्योंकि उसमें मैं नेगेटिव बना रहा हूं, बट तुम समझ रहे हो कांस्टेंट का मतलब क्या समझा रहा हूं, ये 5 से इंक्रीज होता है, ये 50 से इंक्रीज होता है हमेशा। अगर तुम्हें ये भी मिल जाए ना तो तुम ये कह देना कि इनके अंदर लीनियर रिलेशन है, मतलब रिलेशन है के साथ अब मैं ये बोलने लगा कि ये लीनियर रिलेशन है, मतलब अगर इसको तुमने ग्राफ पे बना दिया, देखे कितने लोग एक सेकंड में पकड़ जाएंगे, तो लाइन देखने को मिलेगी पक्का, और वो भी ऐसी वाली, एक्स इंक्रीज के साथ वाई इंक्रीज, एक्स डिक्रीज के साथ वाई डिक्रीज। बोलो हाँ या ना। कितने लोगों को समझ नहीं आई ये बात, आ गई? अगर जो अपना एग्जाम्पल है उसके अंदर हम फिर से देखते हैं, चेंज इन एक्स, एक्स इंक्रीज हुआ, चेंज इन वाई, वाई डिक्रीज हुआ, क्या ऑलवेज हुआ? बताओ, क्या ऑलवेज हुआ? जब भी एक्स इंक्रीज हुआ क्या वाई डिक्रीज हुआ, ये ऑब्जर्वेशन में ऑलवेज। जब ऐसा ऑलवेज हो, एक दो बार नहीं, ऑलवेज, तो हम कहेंगे ये रिलेटेड है। अगर मैं कहता हूं कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट हो जाए मतलब एक जैसी वैल्यू है हर बार, जैसे हमारे केस में आ रही है 5/50, सॉरी 50/5, 50/5 नेगेटिव में, तो लीनियर रिलेशन बन जाएगा। लीनियर के लिए क्या जरूरी है, चेंजेस का कांस्टेंट होना। अगर मैं यहां पे ऐसा बदल देता, समझना, एक्स में 5 का चेंज आया, 200 से 150 गिर गया, लेकिन अगर मैं यहां कहता कि नहीं ये 120 गिरा है, तो इसका मतलब ये केवल 30 से चेंज हुआ है। यहां पे फिर से 5 से गिरा है लेकिन यहां पे कितना बड़ा है, गिरा है 30। और इसके बाद अगर मैं यहां पे कह देता कि ये केवल 110 हुआ है, मतलब केवल चेंज जो आया है अगले 5 रुपीज पे 10 रुपए का आया है, तुम्हें दिख रहा है कर्व बनाएगा, ये लाइन नहीं बनाएगा। सर कैसे? कैसे? क्योंकि फॉर एवरी 5 रुपीज चेंज ये रेट ऑफ डिक्रीजिंग डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट पे। अरे हाँ या ना? तुम तो ये भी सोच सकते हो कैसा कर्व बनाएगा, पहले जोर से गिरा फिर धीरे हो गया। बोलो जी बोलो, यस और नो। कुछ याद आया हल्का फुल्का? सेजल, आर्यन, अब लाइन नहीं मिल सकती, अब लाइन नहीं मिलेगी। तो देखो,
इंक्रीज होने पे डिक्रीज होता है, इससे केवल रिलेशन पता चलता है। लेकिन अगर चेंज इन वाई चेंज इन एक्स को अगर हमें कांस्टेंट मिल गया तो लाइन मिलेगी, कांस्टेंट नहीं मिला, डिक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, तो फिर कर्व्स मिलेंगे, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। तुम्हें ये दोनों रिलेशन समझ में आ गए हों तो ठीक है। मैं एक डेटा और बना रहा हूं। x 10 था, y 200 था, x 12 हुआ, y 180 हुआ, x 13 हुआ, y 220 हो गया, x 14 हुआ, y 230 हो गया, x 15 हुआ, y 210 हो गया। क्या तुम यहाँ x को देखो, मैंने जानबूझ के ऐसे बनाया, इंक्रीज 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 इंक्रीज, हर बार इंक्रीज, पर y कभी डिक्रीज हो जाता है, कभी इंक्रीज हो जाता है, कभी इंक्रीज हो जाता है, कभी डिक्रीज हो जाता है। क्या ऑलवेज y एक ही पैटर्न में बिहेव कर रहा है चेंज इन x के कंपैरिजन में? तो हम यहां कहेंगे यहां पे रिलेशन नहीं है, हाँ या ना? और अगर मैं बोलूं ऐसे शब्द, आपस में रिलेशन नहीं है, आपस में रिलेटेड नहीं है, ये आपको चेंज देखने पे पता चल रहा है ना, डायरेक्ट डेटा देखने पे पता नहीं चल रहा है, आपस में रिलेटेड नहीं है, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं को रिलेटेड नहीं है। तुम्हें को रिलेशन का मतलब कुछ कुछ समझ में आया? ऊपर वाले दोनों को रिलेटेड थे, और इसको हम बोलेंगे कि को रिलेटेड नहीं है। जब हम दो अलग अलग वेरिएबल्स को ऑब्जर्व करते हैं, एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, दूसरा वेरिएबल उसमें रिस्पॉन्स दे रहा है, वो भले इंक्रीज का रिस्पॉन्स दे दे या डिक्रीज का, पर ऑलवेज दे रहा है एक जैसा रिस्पॉन्स, तो कोरिलेशन मिलेगा। अगर वो अलग अलग रिस्पॉन्स देगा तो कोरिलेशन नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? इसका बेसिक खत्म कर दिया मैंने। पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कोरिलेशन तब तक नहीं देखा जा सकता जब तक दो वेरिएबल ना हो। अकेले वेरिएबल पे कभी भी कोरिलेशन नहीं होगा। मीन अकेले एक्स का निकल सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अकेले एक्स का निकल सकता है, पर कोरिलेशन के लिए एक्स के साथ वाई का होना जरूरी है। दूसरी बात, दोनों वेरिएबल्स को हम ऑब्जर्व करेंगे, अगर एक्स के इंक्रीज होने पे वाई कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा तो कहेंगे कोरिलेशन है, एक्स के इंक्रीज होने पे वाई कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा तब भी बोलेंगे कोरिलेशन है। बस नाम थोड़ा से बदल जाते हैं। जैसे जब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं साथ में, दोनों साथ में इंक्रीज होते हैं, साथ में डिक्रीज होंगे, एक ही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन चल रहे हैं, मतलब ये है जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं। और जब अपोजिट चलते हैं तो कह देते हैं नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है दोनों की। और जब कोई ट्रेंड ही फॉलो नहीं करते तो हम कहते हैं नो को रिलेशन। जैसे स्वेटर और पेट्रोल के भाव में क्या कोरिलेशन हो सकता है कि तुम अगर ऑब्जर्व करो कि पेट्रोल का भाव बढ़ने पे स्वेटर का भाव बढ़ता है क्या बाजार में? तो कभी बढ़ता हुआ दिखे, कभी घटता हुआ दिखे, तो तुम ये कंक्लूड कर लोगे कि इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। लेकिन पेट्रोल या डीजल के भाव के साथ अगर सब्जियों के भाव देखोगे तो तुम्हें कोरिलेशन देखने को मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? लक्ष्य, पक्का? बहुत छोटी सी बात थी, बस मेरे को तुम्हें ढंग से समझानी थी, इसलिए मैंने सारे एग्जाम्पल लेके समझाई है आज। और अगर तुम्हें ये वाकई समझ में आई है तो तुम्हारे लिए ये चैप्टर बहुत आसान होने वाला है। तो पहले कंसेप्ट क्या ध्यान रखोगे, कोरिलेशन में दो वेरिएबल चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, दोनों वेरिएबल के चेंजेस को देखेंगे। वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू से मतलब नहीं है, वो वो 10 से 12 गई तो y ने क्या बिहेव किया, फिर वो 12 से 13 गई तो y ने क्या बिहेव किया। जब x बढ़ता है तो क्या y हमेशा बढ़ता है? अगर x कम होता है तो क्या y हमेशा बढ़ता है? इससे हमेशा वाली बात को पकड़ के रखो,
हमेशा होना चाहिए उसमें सेम तरफ का चेंज, पॉजिटिव भी चलेगा नेगेटिव भी चलेगा। अब डेफिनेशन पढ़ोगे तो तुम्हें डेफिनेशन का एक एक चीज समझ आएगी। लेट्स रीड इट। कोरिलेशन इंडिकेट्स द रिलेशनशिप। कोरिलेशन क्या इंडिकेट करता है? बार बार एक ही वर्ड पढ़ रहे थे अपन। कोरिलेशन क्या इंडिकेट करता है? बिटवीन, बिटवीन हाउ मेनी वेरिएबल्स? टू। अगर सपोज एक्स वाई जेड तीनों के बीच में एक साथ कोरिलेशन निकाला जा सकता है? नहीं। आप चाहो तो एक्स वाई के बीच में निकाल लो, आप चाहो तो वाई जेड के बीच में निकाल लो, आप चाहो तो एक्स और जेड के बीच में निकाल लो, पर दो के बीच में ही निकाली जा सकती है। कोरिलेशन तीन वेरिएबल्स पे एक साथ काम नहीं करेगा। कोरिलेशन क्या इंडिकेट करता है? रिलेशनशिप। हमने इतनी देर में क्या समझी? रिलेशनशिप पॉजिटिव है नेगेटिव है, कौन सी रिलेशनशिप है? बिटवीन टू वेरिएबल ऑफ अ सीरीज। अकेला x की एक वैल्यू लिखी है 10, y की वैल्यू लिखी है 20, क्या यहां तुम कोरिलेशन बता सकते हो कभी x और y के बीच में है या नहीं? इज इट पॉसिबल? नहीं, क्योंकि मैंने कहा था ये एक्चुअल वैल्यू से तो लेना देना ही नहीं है। पहले चेंज लेके आओ x में, x बढ़ रहा है तो y में क्या अंतर हो रहा है वो देखना है मुझे। मुझे रिलेशन उनके चेंज का देखना है, उनकी वैल्यूज का नहीं। x और y की वैल्यू से रिलेशन नहीं बनता। x में जो चेंज आया और y में जो चेंज आया उसको ऑब्जर्व करके रिलेशन बनता है। इसीलिए लिखा है सीरीज, टू वेरिएबल्स ऑफ अ सीरीज, सो दैट चेंजेस इन द वैल्यू, ये सबसे वर्ड इंपॉर्टेंट, चेंजेस इन द वैल्यू, इधर 10 से 12, उधर 200 से 180, changes in the value of one variable are associated with the changes in the value of the other variable। रटना नहीं है, ये समझना जरूरी थी क्योंकि आगे के सारे टॉपिक इसी पे डिपेंड है और बहुत आसान टॉपिक है, मैं तुम्हें बताऊं तो। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट होता है, पूरा प्रैक्टिकल है, रटने का कुछ है ही नहीं। मैंने आज जो मेहनत कराई है उसका बस मैं थोड़ा सा तुम्हें एग्जाम्पल दे देता हूं। रिलेशन, कोरिलेशन की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, शायद बचपन में तुमने ये भी कभी पढ़ लिया हो। आर स्टैंड्स फॉर कोरिलेशन, रिलेशन दिखा रहा है जो आर, इसलिए वर्ड दे दिया उसे। -1 से 1, इसका क्या मतलब है? आर क्या क्या हो सकता है? आर -1 हो सकता है, आर ग्रेटर देन -1, ऐसे बना सकता हूं, -1 से बड़ा लेकिन 0 से छोटा, आर 0 भी हो सकता है, आर 0 से बड़ा माइनस सॉरी पर 1 से छोटा हो सकता है, और r इक्वल टू 1 भी हो सकता है। मैक्सिमम यही पोजीशन हो सकती है r की। पहले तो मुझे बताओ ये पोजीशन समझ में आ रही है, हाँ या ना? हाँ, मैं सब बताता हूं एक एक करके। इसको बोलते हैं परफेक्ट, इसको भी बोलते हैं परफेक्ट। दो ही परफेक्ट है, दो परफेक्ट रिलेशन है, या तो r-1 हो या r1 हो, तो हम उनको बोलते हैं परफेक्ट रिलेशन है। तुम्हें दिख रहा है r-1, मतलब ये परफेक्ट नेगेटिव को रिलेशन कहलाएगा। r इक्वल टू 1, ये परफेक्ट पॉजिटिव को रिलेशन कहलाएगा। r इक्वल टू 0, नो रिलेशन एट ऑल, या नो को रिलेशन। पहले तो ये तीन सिचुएशन समझ लो, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? मैं बची हुई दो बताता हूं, बहुत इजी है वो भी। इसमें किसी को कुछ पूछना है कि ये तीन सिचुएशन कैसे होंगी? और आर की वैल्यू ना तो -1 से कभी छोटी हो सकती है ना 1 से बड़ी हो सकती है, क्योंकि कोरिलेशन तो यार केवल चेंजेस की बातें कर रहा है ना, इसकी वैल्यूज इसके बाहर नहीं जाएंगी। ये रेंज है मैक्सिमम -1 से 1, बस। तुम्हारे सारे आंसर इस चैप्टर के -1 से 1 के बीच में आने वाले हैं। आर नेगेटिव मतलब एक्स और वाई के बीच में जो चेंजेस आएंगे वो नेगेटिव आएंगे, और वो भी अगर -1 बनाना है तो लाइन ऐसी, ये हो गया r इक्वल टू -1।
R+1, R=+1। ये हो गया परफेक्ट नेगेटिव और परफेक्ट पॉजिटिव का एग्जांपल। किसको समझ में नहीं आया? प्रचिति कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। R=0, ना लाइन बनी, कोई रिलेशन दिख रहा है तुम्हें एक्स और वाई के बीच में? शॉर्ट शॉर्ट तो बताओ। तुम कह रहे थे R=, मतलब वो R जो है वो 0 से तो बड़ा हो और 1 से छोटा हो। इसका मतलब पॉजिटिव है R। इसको देखो और मुझे बताओ यस और नो। इसका मतलब पॉजिटिव है R, R की वैल्यू पॉजिटिव है। हाँ, पर वो लीनियर नहीं है, 1 नहीं है, 1 से छोटी है। मतलब वो ऐसा भी बन सकता है, वो ऐसा भी बन सकता है, वो ऐसा भी बन सकता है। सॉरी, जब x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है तीनों केस में, पर सेम रेट से चेंज नहीं हो रहे। वो रेट ऑफ चेंज अलग अलग है, बदल रहे हैं वो, इसलिए लाइन नहीं मिल रही। अगर रेट ऑफ चेंज, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x सेम हो जाते तो 1 मिल जाता है, ऐसा वाला। लक्ष्य, तुझे मेरी बात समझ में आई या नहीं? तो हम केवल ग्राफ से देख के बता सकते हैं। एक्स और वाई को ग्राफ पे प्लॉट कर लो, जैसे वो अपने पास थे ना एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यूज, उन सबको ग्राफ पे प्लॉट कर लो और तुम देख के बता दोगे कि रिलेशन है या नहीं। इस मेथड को बोलते हैं स्कैटर डायग्राम मेथड। कोरिलेशन की एक मेथड सीख गए हो तुम, और ये मेथड पहले से ही आती थी, अभी तो मैंने क्या बताई, तुम्हें पहले से आती थी। बुक वाले इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखो इसमें ट्रेंड दिख रहा है तुम्हें, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। कभी डॉट यहां मिलेगा, कभी यहां मिल रहा है, कभी यहां। ये डायग्राम ऐसे बना हुआ है, मतलब कि तुम देख रहे हो पॉजिटिव रिलेशन है एक्स और वाई के बीच में। पर क्या तुम इसे R=1 बोल सकते हो? 1 बोलने के लिए ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन लिखनी जरूरी है, ऐसी। पर पॉजिटिव दिख रहा है, पर 1 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं ना, R 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, ऐसा। इसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। देखो मैंने गलत जगह लिख दिया। तुम्हारी कॉपी में तुम ऐसा कर सकते हो, ये लो। इसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। अरे तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? पर R=1 को हम बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। R की वैल्यू 0 से बड़ी है, 1 से छोटी है तो पॉजिटिव कोरिलेशन। R की वैल्यू एग्जैक्ट 1 है, मतलब जो चेंज है उसका रिलेशनशिप कभी हिलता ही नहीं, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, तो R की वैल्यू मिलेगी 1, दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। सिमिलरली ये बनेगा नेगेटिव कोरिलेशन। और तुम समझ रहे हो मैं डायग्राम में क्या चेंज करने वाला हूं? ये कर्व नेगेटिव डायरेक्शन में बनाऊंगा और कुछ भी नहीं। R की वैल्यू लाई कर रही है -1 और 0 के बीच, ऐसा। कोई दिक्कत? किसको समझ में नहीं आया बता दो। इस तरह के कर्व मिलेंगे। इस मेथड को बोलते हैं स्कैटर डायग्राम मेथड। सिर्फ डायग्राम देख के हम बता सकते हैं कि आर की वैल्यू कितनी होगी।
पर इस मेथड की एक प्रॉब्लम है, मैं आर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकता कि आर 3 पॉइंट, आप कह रहे हो 1 नहीं है पर 0 से बड़ा है, तो आर की वैल्यू ऐसे निकाल लू मैं 0.39। ऐसी वैल्यू स्कैटर डायग्राम मेथड से नहीं निकल सकती। एक महानुभाव आए, उनका नाम था कार्ल पियर्सन। उन्होंने बोला मैं इसकी ये मेथड सिखा दूंगा तुम्हें कि तुम आर की 0.39 वैल्यू निकालना सीख जाओगे, जिसको मैं अगले लेक्चर में सिखाऊंगा। तुम्हारा काम है ये डिग्री ऑफ कोरिलेशन वाला टॉपिक को पढ़ना। देखो क्या लिखा है, परफेक्ट कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन, ये वाले टॉपिक को पढ़ के आना। कार्ल पियर्सन सीखेंगे अगले लेक्चर में, जहां पे हम आर के लिए फॉर्मूला पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, और वो पूरा डेविएशन पे बेस्ड होगा। इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं एक मौका दे रहा हूं कि मैं ये शेयर कर दूं तुमको। शेयर करूंगा तो तुम फुल मक्कारी मोड में आ जाते हो, फिर तुम कुछ नहीं लिखोगे। हाँ लेक्चर डाल देता हूँ। हाँ क्या बोल रहा है, स्क्रीनशॉट घूम जाते हैं। मैं हाँ 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 हाँ, समझदार बच्चों, मैं उसको सेव करने के लिए नहीं देता हूँ, वो स्क्रीनशॉट देता हूँ कि तुम आज उसके नोट्स बनाओगे तो वो कॉपी में होंगे, फिर वो कैसे डिलीट हो जाएंगे, खो जाएंगे। अच्छा, एग्जाम के नाम पे रो रहे हो ना। ये लेक्चर में डाल दूंगा, और ये वाला इसके ये फाइल शेयर कर दूंगा मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे। ये बस एग्जाम का छूट है बस, उसके बाद फिर ये नहीं मिलने वाला। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं। प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, आधा घंटा पढ़ लेना, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है मेरे को। पर ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाली कहानी को रिकॉल कर लेना, और ये रिलेशनशिप चेंज की वजह से आती है कोरिलेशन में, दो कंसेप्ट मेरे को चाहिए। बाकी मैं कल कार्ल पियर्सन पढ़ा दूंगा। बाकी आ नहीं रहे तुम लोगों को कि एग्जाम है, तो सूट क्या कर रहा है, ऑनलाइन ही सूट कर रहा है ना, तो ऑनलाइन रख लेते हैं अभी। या आ सकते हो ऑफलाइन, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं ऑफलाइन बुलाने में।